हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में आपको मैंने एक प्रैक्टिस सेट जो है मॉक टेस्ट फर्स्ट करवाया था लेक्चरर का मैथमेटिक्स का। तो उसके पहले 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 51 से लेकर 100 क्वेश्चन। ठीक है, मैंने टारगेट लिया है कि प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट का जो पेपर फर्स्ट है उसका मॉक टेस्ट के 150 सवाल आपको कराऊंगा। ठीक है, हर पेपर में 150 सवाल है ना, तो पहले पेपर फर्स्ट लेकर आया था मैं। ठीक है, तो उसमें मैंने 50 सवाल आपको करा दिए थे। अब मैं आज सवाल स्टार्ट कराऊंगा 51 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो ये एक सवाल था जो क्वेश्चन नंबर 50 है, वो पिछले वीडियो में फ्रेंड्स गलत हो गया था थोड़ा जल्दीबाजी में। वो लास्ट क्वेश्चन था तो मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया था ये। ठीक है, तो करना क्या था इसमें, देखो सबसे पहले तो लॉग की कंडीशन आपको यूज़ करनी थी। तो ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की जो वैल्यू है 0 से बड़ी होनी चाहिए थी। ठीक है, जो तो मैंने कर दिया था और यहाँ से मैंने रिजल्ट आपको निकाला था। अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू 0 से लेकर 5 के बीच लाई करेगी। ठीक है, आप चेक कर लेना, वीडियो में मैंने करा रखा था। ठीक है, मैंने स्क्वायर रूट की कंडीशन यहाँ पर गलती से छोड़ दी, आंसर टिक कर आगे बढ़ गया था। ठीक है, इसी चीज़ से हमें एग्जाम में ही होने से बचना है। ठीक है, हम सीधा ऑप्शन देखते हैं और जैसे हमारा आंसर उसके मैच कर जाता है हम टिक कर जाते हैं। ठीक है, तो इससे बचना है हमें। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर रूट की कंडीशन यूज़ नहीं की थी इसमें। ठीक है, स्क्वायर रूट की कंडीशन क्या होगी, लॉग 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 की जो वैल्यू है ये वैल्यू भी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, एंटी लॉग ले लिया। ठीक है, तो ई लॉग को खा जाता है आपको पता ही, तो ये 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बचेगा, ग्रेटर देन हो जाएगा ई की पावर 0। ठीक है, तो किसी की पावर 0 इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 5x माइनस एक्स स्क्वायर जो है ग्रेटर देन 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बना सकते हैं इसको, बाकी सब कुछ इसको मैं राइट हैंड साइड ले गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 जो है ये आपका हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा x-1 और x-4। ये आपको पता ही होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी कंडीशन लेंगे कि इनका प्रोडक्ट जो है लेस देन 1 लेस देन 0 होना चाहिए। तो मैंने इसके लिए वेवी कर्व मेथड यूज़ किया, इसकी क्रिटिकल वैल्यू यहाँ रख दी प्लस माइनस प्लस, तो मुझे अपना रिजल्ट माइनस चाहिए। ठीक है, तो आपका जो 1 और 4, 1 पे भी क्लोज आएगा, 4 में भी क्या आएगा, क्लोज आएगा, क्योंकि इस पर इक्वल्स टू वाली कंडीशन थी। तो पहली कंडीशन क्या बनी थी, 0 से लेकर 5 का ऊपर इंटरवल, और दूसरी कंडीशन क्या बनी, 1 से लेकर 4 का क्लोज इंटरवल। तो जो 1 से लेकर 4 का क्लोज इंटरवल दोनों का इंटर कॉमन रीज़न है, तो जो आंसर आएगा आपका 1 से लेकर 4 आएगा। ठीक है, तो गलती से मैंने फ्रेंड्स वो जल्दबाजी में, ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन था तो जल्दबाजी में मैंने आंसर टैग देख के टिक करा देता है, स्क्वायर रूट वाली कंडीशन यूज़ की थी, तो इसको मैंने सही करने किया है। ठीक है, करते हैं। ठीक है, तो अब सीखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, मतलब 51 क्वेश्चन। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में करा देते हैं, आज से हम करेंगे 51 क्वेश्चन से। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना है आपको dx से लेकर x की पावर 4-1। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि dx अपॉन एक्स की पावर n और x की पावर n-1 हो तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है आपका क्या होता है, 1/n। ठीक है, या यहाँ पर x लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर होता है 1/x log xn-1/x। इस रिज़ल्ट को आप डायरेक्ट ही याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x की पावर 4-1, यहाँ पर क्या dx अपॉन x और x की पावर 4-1 है। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन का रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था और नीचे एक क्वेश्चन ऊपर में भी आया था, कल की वीडियो में बताया था मैंने। वैसे एक और आ रखा है, ये n के बदले 4 है, लॉग क्या हो जाएगा, x की पावर 4-1/x प्लस सी। कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं, आपको ट्रिक याद रखनी है, हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, ये माइनस वाला फॉर्मूला था, और अगर प्लस वाला फॉर्मूला होता है dx अपॉन एक्स और यहाँ पर x की पावर n+1 हो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/n लॉग, यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा होता है, xn ऊपर आता है x की पावर n, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x की पावर n होगा। ठीक है, और ये भी आपका x की पावर 4 होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका x की पावर n+1 प्लस, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने, दोनों ट्रिक्स आपको याद रखनी है, एग्जाम में आपका टाइम बचाएगी। ठीक है, वरना से पार्शियल फ्रैक्शन से बहुत लॉन्ग मेथड जाएगा, तो इसको आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स से सवाल बनता है एग्जाम में। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। ये कह रहा है डिटर्मिनेंट एक वेक्टर का मॉडुलस 7 दे रखा, बी का 11 दे रखा, मॉड ऑफ a प्लस बी आपको गिवन है, आपको मॉड a माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आप मॉड a प्लस बी का एक रिलेशन होता है, मॉड a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो रिजोल्यूशन होता है वो ट्वाइस ऑफ मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड बी के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इस रिलेशन को आप याद रखना, यहाँ पर मॉडुलस नहीं आएगा, ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो आपको a प्लस बी का स्क्वायर तो आपको दे रखा है 10√3 a प्लस बी, तो 10√3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 300 प्लस मॉड ऑफ a माइनस बी का हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ a का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ a दे रखा आपको 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा
प्लस 11 का स्क्वायर, तो आपका मॉड भी 11 दे रखा तो 121 हो जाएगा ये, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका 121 से 340, ठीक है, और ये -300 हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 340, मतलब 40, ठीक है। 40 को लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट ऑफ 40 लिखेंगे मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू। तो इसको जो आप सॉल्व करोगे तो मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√10 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू जो है मॉड ऑफ ए माइनस बी के बराबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर मॉड ए प्लस बी की जो वैल्यू है मॉड ऑफ ए माइनस बी के बराबर आ जाए तो ए और बी के बीच में जो बनने वाला एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री की कंडीशन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट होगा। ये बहुत बार यूज़ होती है, तो इस कंडीशन को आप डायरेक्ट ही याद रखना। ए प्लस बी का मॉडलस अगर ए माइनस बी के मॉडलस के बराबर है तो आपको ए जो होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा बी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एनडीए के एग्जाम से ले रखा है मैंने, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 जो है लेस देन इक्वल्स टू 0 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 जो है ग्रेटर देन 0 है। तो आपको बताना है क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इंटरसेक्शन बी और ए स्लैश मतलब ए में से बी को डिलीट करना तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 जो है लेस देन 0 है, हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर बनेंगे 7 वन जा 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 7 लेस देन 0 हो जाएगा। यहाँ से आप x कॉमन ले लो, x प्लस 7 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, x प्लस 7 लेस देन 0 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स x प्लस 7 दोनों से ही कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है। तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू एक -7 आ रही है और एक 1 आ रही है। तो मुझे अपना रीज़न लेस देन चाहिए, तो प्लस माइनस प्लस, तो पहले वाले से जो हमारा रीज़न आएगा -7 से लेकर -1 का ओपन इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, इसके फैक्टर बनेंगे 7 2 14 है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14 जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ से x आप कॉमन ले लेंगे, जैसे आप x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 7 ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो आपके जो फैक्टर बनेंगे x प्लस 2 और x प्लस 7 जो है ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे। तो आपके जो इंटरवल बनेगा एक क्रिटिकल वैल्यू -7 आ रही है, एक -2 आ रही है। तो मुझे अपना रीज़न प्लस चाहिए है ना, तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी से जो रीज़न बनेगा -7 बनेगा यूनियन -2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब आपका जो दो रीज़न आए, एक है -7 से -1, दूसरा जो बना है माइनस इन्फिनिटी से -7 यूनियन -2 से इन्फिनिटी। तो आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो है -2 और 1 है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए के पास -7 से लेकर -1 तक का एलिमेंट है ना, और बी के पास क्या है माइनस इन्फिनिटी से -7 फिर यूनियन -2 से इन्फिनिटी है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो बिल्कुल सही है, -2 से लेकर 1 तक के एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ए के पास -7 से -1 तक के एलिमेंट है। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकंड की बात करेंगे ए स्लैश बी की, सेट ए में से सेट बी को माइनस करना है। तो सेट ए के पास -7 से लेकर -1 तक के एलिमेंट है ना, ठीक है। उसमें से अगर आप माइनस करेंगे सेट बी में को, तो सेट ए में से अगर सेट बी को माइनस करेंगे तो -7 से लेकर -2 तक के एलिमेंट बचेंगे, क्योंकि -1 से लेकर आगे के एलिमेंट -2 तक जो होंगे एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे, तो ये हट जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए स्लैश बी भी जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा। तो आंसर क्या आएगा, बोथ जो है करेक्ट जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसा क्वेश्चन एनडीए में भी आ सकता है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स +-4, 0 से ना हमने परपेंडिकुलर मांगा है, डाला है दोनों लाइन्स पे, इस लाइन्स पे दो पॉइंट, एक +4 है एक -4 है, तो आपके इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है फॉर्मूला कि किसी भी लाइन से अगर किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालना है तो D फॉर्मूला क्या था, AX1 + BY1 + C/√A² + B², बिल्कुल याद होगा आपको ये फॉर्मूला, क्लास 11th का फॉर्मूला था, ठीक है, और मैंने करवाया भी है पीछे क्वेश्चन पे इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो पहले हम इस लाइन को ना थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। देखो एक cos t है, कहीं वैसे बुक में थीटा या फाई होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टी को एक एंगल मान लेते हैं, क्योंकि जो लाइन है वो हर एक एंगल के लिए सेटिस्फाई होगी। तो मैंने टी को ना 0 मान लिया, हिट एंड ट्रायल लगाया,
इजी करने के लिए क्वेश्चन में। तो कॉस जीरो कितना होता है 3x होता है, साइन जीरो जीरो होता है, उसने उसको खत्म कर दिया तो 3 माइनस 15 इक्वल्स टू जीरो, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इस लाइन का जो डिस्टेंस है 4,0 और -4,0 से निकालेंगे। तो एक डिस्टेंस को d1 पूछ रहा हूँ, d1 के लिए कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस का ये आपका हो जाएगा 15 प्लस अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और बी स्क्वायर तो है नहीं, 3 का स्क्वायर 9 मतलब 3 बचेगा। तो 3 टू ज़ा 12, 12 में से 5 15 अपॉन 3, तो 12 में से 15 जाएगा, ये मॉडल्स के अंदर है, तो 3 बचेगा और 3 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो d1 की वैल्यू तो आपका ही 1 आ गई। मुझे d1 इंटू d2 निकालना है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर का डिस्टेंस निकालना है। d2 में क्या होगा x -4,0 से डिस्टेंस निकालेंगे। देखो 3 इंटू -4 करेंगे, ये -15 हो जाएगा अपॉन रूट 9 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9, y है ही नहीं ना, y का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये माइनस का 12 और माइनस का 15 सॉल्व करके 27 अपॉन 3 बचेगा और ये 9 आ जाएगा। तो d2 की वैल्यू आपकी 9 आ गई। तो d1 इंटू आपको d2 निकालना था, तो d1 इंटू d2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 9 इंटू 1 मतलब कि 9। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन सी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने इजी करने के लिए थोड़ी चालाकियाँ करी कि टी को एक एंगल मान लिया, ठीक है। कुछ भी मान सकते थे आप 45 90 कुछ भी मान सकते थे। 0 डिग्री में ऐसा हुआ कि हमारा टाइम बच गया, एक चीज़ 0 हो गई, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस को इजी कर सकते हैं पेपर में अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका 100% सही है। अगर आप इसे कॉस टी और साइन टी लेंगे तभी भी आंसर यही आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ये कह रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है हुज डायगोनल इज 3i + 4j। आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है जबकि उसकी डायगोनल्स आपको 3i + j दे रखी है। तो देखो हम डायगोनल का मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर आपने पढ़ा है 1/2 डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। तो डायगोनल्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा 3 9 16, ठीक है। 16 स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा, 16 9 25 5, तो पे 5 का स्क्वायर बच जाएगा। तो आपने तो ऐसे क्वेश्चन बहुत करे होंगे। ये बच जाएगा आपका 12.5 जो होगा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर एग्जाम में इस प्रॉपर्टी से सवाल मिलेगा और मैं दावा करता हूँ कि ऐसा सवाल आपके लेक्चर में भी आ सकता है, क्योंकि हर एग्जाम में आप देखोगे इस प्रॉपर्टी से सवाल बनता है। तो इसको प्रिपेयर करें, ठीक है। मॉड ए का दे रखा, मॉड बी दे रखा, ए क्रॉस बी का, और इसका देखो इसका आपको डायरेक्ट रिजल्ट मैंने बता रखा है कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर जो है किसके बराबर आता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको मॉड ए का स्क्वायर दे रखा है और मॉड ए दे रखा 2 तो 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 36 आपका जो है आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, लिमिट एफ आपको एफ एक्स दे रखी है, लिमिट एक्स एन टेंस टू 1 है, ओके। एक्स 1 है, ठीक है, और एफ एक्स -1 f1/x-1। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पैट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में देखने को मिलेगा आपको ऐसा क्वेश्चन। हमें कुछ नहीं करना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखा ना तो आपको जो भी एफ एक्स दिया होगा ना ये रूट वाला, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ आपको लिमिट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इसका डेरिवेटिव करो और x के बदले जो लिमिट डाल दो, x टेंडिंग टू 1 है ना, x के बदले लिमिट डाल दो, उसका डेरिवेटिव -2x होगा, 2 से 2 कटेगा, आप x के बदले 1 डाल दो, 1 माइनस का √24 आंसर। फालतू कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको इसको याद रखना है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो आपको fx का डेरिवेटिव करके लिमिट पुट कर दे रहे जिस पे पूछ रहा है, ठीक है। तो x टेंडिंग टू 1 पे पूछ रहा था, आंसर नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 59 वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये x/y नहीं होता इसमें, ये y/x होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में देखना। तो dy/dx - y/x की वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो देखो मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि x/a और y/b की वैल्यू अगर x - y या प्लस हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, a + b के बराबर, मतलब इन दोनों पावर का सम अगर इसके बराबर है तो dy/dx का डायरेक्ट रिजल्ट जो होता है y/x के बराबर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ x की पावर 17 है, y की पावर 15 है और x - y की जो पावर है 32 है, तो dy/dx हम कितना आएगा y/x आएगा। तो इस ट्रिक्स का यूज़ करके आप इसका रिजल्ट डायरेक्ट निकाल सकते हो। dy/dx - y/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधी सीधी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, क्योंकि उससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये भी बहुत अच्छा डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको ये, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, आपको एफ एक्स दे रखा है, जी एक्स दे रखा है, एफ ऑफ फॉक का इन्वर्स निकालना है, ठीक है, एफ ऑफ जी का इन्वर्स निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, पहले हम एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेते हैं।
फिर उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो फॉग एक्स कितना आएगा, एफ में आप क्या रख देंगे, जी एक्स रख देंगे। बिल्कुल सिंपल मैथ्स यूज़ कर रहा हूँ, कोई इस शॉर्टकट नहीं, ठीक है। एक्स के बदले जी एक्स पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। एफ में जी एक्स पुट कर देंगे तो जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 5 है, ठीक है। तो यहाँ 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2x³ प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्स निकाल देंगे आप। फॉग का इन्वर्स क्या होगा, इसको y की फॉर्म में रखेंगे और x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालते हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, इन्वर्स ऐसे निकालते थे। यह जाएगा आपका y माइनस 7 x³ इजिकल्स टू y माइनस 7/2, x इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, y माइनस 7/2 की पावर 1/3 हो जाएगा। बस यही आपका इन्वर्स होता है। ये y की फॉर्म में है ना, तो इसे x की फॉर्म में लिख दो और आंसर आ जाएगा। फालतू हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हमें करना नहीं, क्योंकि सिर्फ MCQ करना है, हमें दिखाना तो है नहीं सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विदाउट टाइम वेस्ट करें हम सीधा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 61 है, -1 से लेकर 1, आपको -1 से लेकर 1 एक्स मॉड एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको इसमें मॉडलेस की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। एक बार -x² हो जाएगा जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच लाई करेगी, और ये चीज़ x² होगा जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करेगी, ठीक है। तो इस सिमेट्रिक इसका जो कर्व बनेगा वो सिमेट्रिक बनेगा, पैराबोला। तो जितना एरिया इसने इधर कवर किया होगा इतना इसने इधर भी किया होगा। तो आपको -1 से 1 ना होते हुए मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 0 से लेकर 1 x² dx हो जाएगा। और आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो 2x³ 0 से लेकर 1। पेपर में ऐसा सवाल आए तो बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है। तो 1/3 माइन बचेगा, तो सॉल्व करके आंसर जो आ गया आपका 2/3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। आप लोग कंसीडर द फंक्शन, आपको f' आपको दे रखा है x² 2 - kx + 1, 0 पे वैल्यू 0 है, f3 + 1। तो पहले हम fx करेंगे, fx करने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो f' का इंटीग्रेशन fx हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x³ बचेगा, सॉरी x³/6 बचेगा, माइनस इसका kx² 2, इसका x और a पे यहाँ पर एक नया कांस्टेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैंने d बोल दिया, ठीक है। तो f0 पे वैल्यू 0 है तो d कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। तो fx आपका बच जाएगा, है ना। थोड़ा मैं स्टेप फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। x³/6 माइनस kx² 2 प्लस x बचेगा। मुझे k की वैल्यू निकालनी है, f3 पे वैल्यू 15 दे रखी है, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। 3x के लिए 3 रखेंगे, 27/6 होगा, माइनस k 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस यहाँ पर 3 बच जाएगा, ठीक है। इस 3 को राइट हैंड साइड ले आओ, 12 हो जाएगा, इक्वल्स टू 27/6 माइनस 9k/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका 27 माइनस 27k। तो ये 12 × 6 = 72, 72 में से माइनस कर देंगे 27 इक्वल्स टू माइनस का 27k। 52 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा आपका 54 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, नहीं 54 नहीं 45 बचेगा, इक्वल्स टू माइनस का 27। तो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी 55 माइनस का 27 बचेगी। तो ये 5 3 से कट जाएगा, 5 3 से 15 टाइम्स और 3 9 जा, फिर 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 3 3 जाने। तो k की जो वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 5/3 आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है fx y इक्वल्स टू fx प्लस वाई इज ट्रू फॉर ऑल। ये किस फंक्शन के लिए fx y की वैल्यू fx प्लस fy के बराबर होती है, तो लॉगरिथम फंक्शन के लिए होती है। आपको पता होगा log x y इक्वल्स टू log x प्लस log y होता है, तो log x जो है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू साइन एक्स है और y इक्वल टू कॉस एक्स है। कह रहा व्हाट इज़ द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द टू द कर्व, 0 से लेकर π/4 में आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स है और y इज इक्वल्स टू, देखो कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है, π/2 में ऐसे हो जाता है, 0 होता है, ठीक है। और साइन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है ऐसा। और साइन π/2 पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है 1। तो सिर्फ मुझे 0 से लेकर π/4 के लिए मतलब है, तो मुझे ये बाउंडेड रीजन निकालना है, ठीक है। तो cos x ऊपर है तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन तो आएगा इसका 0 से लेकर π/4। cos x का जब आप रीज़न निकालोगे तो पूरे नीचे तक का ही रह जाएगा, माइनस कर देंगे आप साइन एक्स के रीज़न को, है ना, आपने पढ़ा होगा इंट्रीगल में। तो 0 से लेकर π/4 cos x में से आप साइन एक्स के रीज़न को निकालोगे तो ये आपका बाउंडेड रीजन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये एक्स्ट्रा पार्ट हट जाएगा जैसे हमने साइन एक्स को माइनस किया। तो cos x का इंटीग्रेशन कर देंगे हम फटाफट से बिना किसी देरी के। ये हो जाएगा आपका साइन एक्स
और साइन एक्स का क्या होता है माइनस का कॉस एक्स, तो प्लस का कॉस एक्स। लिमिट जाएगी आपकी 0 से लेके π/4, ठीक है। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये साइन π/4 1/√2 1/√2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो 2/√2 -1 सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, √2 - 1 स्क्वायर यूनिट जो होगा आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की 65 की तरफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए जो 1 2 3 है, क्योंकि इसके पास 3 एलिमेंट है। जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनते हैं इसके कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे इसके, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब इसके बनाकर देखना तो जो बनेंगे रिलेशन 5 बनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 65 होगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखिए कि अगर सेट के पास 3 एलिमेंट होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो बनते हैं वो 5 बनते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स दे रखा है। देखो जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहा होगा, ठीक है, एक तरफ इंटीग्रेशन है, नीचे लिमिट दे निकालने के लिए बोल रखी है, तो इस पर लेबनिट्स रूल ऑफ इंटीग्रेशंस लगता है, मतलब इंटीग्रेशंस का आपको डेरिवेटिव्स करना है, ठीक है। तो लेबनिट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते थे उसे, ठीक है। तो इस पर देखो जैसे एक्स के पहले 0 रखेंगे तो 0/0 बनेगी। तो इसमें करते क्या थे, सबसे पहले जो फंक्शन है इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करें वही पार्सली, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। फिर अपर लिमिट का आप डेरिवेटिव करेंगे 1 होगा, और फिर एक्स के बदले अपर टी के बदले अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स होगा। फिर माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करते हैं x/2 का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, वैसे ही अपर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव करते हैं 1/2 होगा। फिर x के बदले लोअर लिमिट पुट कर देंगे साइन इनवर्स x/2, ठीक है। और देखो नीचे वाली टर्म का भी डेरिवेटिव करेंगे 2 sin x cos x हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको इसमें मैंने करा क्या है, ठीक है। मैंने करा क्या है, इसमें एल हॉपिटल रूल लगा दिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर सेपरेट कर दिया और नीचे वाले का सेपरेट डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। फिर से 0/0 बन रही है तो इस पर दोबारा से एल हॉपिटल रूल लगा देंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का दोबारा से अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो 1/√1 - x² बचेगा। इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो 1/√1 - x²/4, और यहाँ पर x/2 का जो डेरिवेटिव करेंगे क्या आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। यहाँ पर इस 2 sin x cos x को sin 2x लिख सकते हैं, और sin 2x को जो डेरिवेटिव होगा वो आपका हो जाएगा cos 2x, ठीक है। sin 2x का जो डेरिवेटिव होगा cos 2x, और 2 भी आगे लग जाएगा, ठीक है। तो अब x के बदले 0 रखेंगे हम, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, -1/2 इंटू यहाँ से रिजल्ट 1 बच जाएगा, और इंटू 1/2 सॉल्व करके cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। cos 0 1 होता है तो नीचे बचेगा 2, तो ये 1 में से 1/2 माइनस होगा 4, सॉरी 1 - 1/4, तो 3/4 इंटू 1/2 बचेगा। तो कुल मिला के जो रिजल्ट आएगा 3/8 आएगा। तो ऐसा ऑप्शन सी है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन अच्छा लेवल बनाने के लिए इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 है। ये कह रहा है नंबर ऑफ सबसेट बताने ऑफ सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1, ठीक है। ये सवाल मैंने एक बार आपको प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था, ठीक है। क्योंकि नंबर कंटेनिंग जो 1 को कंटेन कर रहे हैं वाले आपको क्या बताने, नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, इससे 1 डिलीट करना है, और इसके बाद बताना टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन रहे। तो इसके बाद टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे 1 2 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3, तो सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3, तो 1 को ही डिलीट मार दिया 2 की पावर 3 8, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे जो कंटेन करेंगे 1 को, तो वो 8 ही बचेंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन करना जो है एग्जामिनर का पेट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। कोई से भी एग्जाम में बैठ जाओ यूकेपीएससी लेक्चरर के, तो यूकेपीएससी के जितने भी मैथमेटिक्स के एग्जाम है ना, उसने इसका क्वेश्चन इंटीग्रल पक्का दिया है, ठीक है। तो 0 से लेकर 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx का आपको करना है। तो आप इसको इंटीजर वैल्यू में तोड़ेंगे, 0 से लेकर 1 प्लस 1 से 2 प्लस 2 से 3 प्लस 3 से 4, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से लेकर 1 के बीच में, तो लेफ्ट साइड का इंटीजर 0 देगा, 1 से 2 के इसमें 1 देगा, तो ये 1 dx हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 2 से 3 में 2 देगा तो 2 dx बच जाएगा, 2 को मैंने कांस्टेंट को बाहर ले लिया, और 3 से लेकर 4 में 3 बार आएगा तो 3 dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ये 2 - 1 बचेगा, अपर लिमिट माइनस लो dx का x होता है, वो स्टेप मैंने खा दिया 2, यहाँ से बचेगा आपका 3 - 2, ठीक है। फिर प्लस बचेगा, ये बचेगा आपका 4 - 3, तो 2 में से बन जाएगा 1 2 और 3, तो आंसर आपका आ जाएगा 3 + 2 +
6 आंसर। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो इंटीग्रेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको प्रिपेयर करना है, एग्जाम में बनेगा ऐसा क्वेश्चन लेक्चरर में भी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, आई क्रॉस के क्रॉस जे, इस मतलब ये आपको रिजल्ट निकालना है। ए के बारे में बोल रखा था, ए को मैंने एक वेक्टर मान लिया, ए को मैंने ना आई कैप मान लिया। ठीक है, तो ए को मैंने आई कैप मान लिया, तो ए के बदले आई कैप डाल देंगे। इस तरह के क्वेश्चन को ना ऐसे ही करना है हेड एंड ट्रायल से, काफ़ी ईजिली हो जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, बाकी वैसे लॉन्ग मेथड से ना काफ़ी लॉन्ग जाएंगे। ठीक है, तो के क्रॉस आई क्रॉस के। ठीक है, तो ए के बदले मैंने आई कैप डाल दिया, तो आई क्रॉस के तो हमेशा 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका ये जे क्रॉस आई क्रॉस जे, देखिए ऐसे लिख लीजिए आई जे के। ठीक है, राउंड इसमें सर्कल के फॉर्म में, तो आई क्रॉस जे की वैल्यू जो होती है वो के होती है, तो आई क्रॉस जे के बदले ऐसे लिख दीजिए आई जे और के, एक सर्कल बना दीजिए। इसके क्लॉक वाइज आएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे तो उल्टा जाएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होती है, के होती है। ठीक है, सिमिलरली आपका के क्रॉस, यहाँ से ये आपका आई क्रॉस के मतलब उल्टा जा रहे हैं, तो माइनस का क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस का जे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जे क्रॉस के की वैल्यू तो आई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से माइनस आगे ले लो, के क्रॉस जे कैप। ठीक है, जे है। ठीक है, तो जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस जे क्या होता है, माइनस आई होता है, तो माइनस माइनस फिर से क्या आ जाएगा, प्लस का आई, तो आई प्लस आई क्या आ गया, 2 आई आ गया। तो ए को मैंने आई माना था, इसे रिजल्ट जो आया 2 आई है, मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए के। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही पुट करना है एज्यूम करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 70, एफ आर से आर पे फंक्शन दे रखा है e⁻x, तो एफ कैसा फंक्शन होगा, सर्जेक्टिव होगा, इंजेक्टिव होगा। ठीक है, तो आपको पता है e⁻x का जो ग्राफ होता है इस तरह से बनता है, 0 में 1 अटेंड करता है, तो ये देखो ग्राफ जो है 1 1 होगा। ठीक है, 1 1 क्यों होगा, ठीक है, अगर हम एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई भी लाइन खींचे तो सिर्फ उसे सिर्फ एक बार कट कर रहा है, अगर एक बार कट कर रहा है तो 1 1 होगा। ऑन टू होगा, ऑन टू बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये देखो नेगेटिव वाई एक्सिस को मैप ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस को मैप ही नहीं कर रहा है, इधर तो कोई ग्राफ जा ही नहीं रहा है, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो ये सिर्फ इंजेक्टिव ओनली होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 70 का जो आंसर होगा वो सिर्फ बी होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है, 2⁻x + 2⁻y dy/dx फाइंड करना। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपको। 2⁻x का डेरिवेटिव 2⁻x log 2 हो जाएगा, 2⁻y का 2⁻y log 2, y का दोबारा करेंगे dy/dx। सिमिलरली 2⁻x + y का करेंगे 2⁻x + y, x का 1 log 2, x का 1 और y का जो हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। अब आप dy/dx एक तरफ रखो, बाकी एक तरफ रखो। ठीक है, तो यहाँ से 2y, अच्छा log 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे है ना मल्टीप्लाई में। ठीक है, बाकी आप dy/dx कॉमन ले लेंगे, 2y dy/dx माइनस का 2x + y dy/dx, इसको साथ तक दिया, यहाँ पर बचेगा आपका 2⁻x + y और माइनस 2⁻x। यहाँ से आप dy/dx कॉमन ले लेंगे, बाकी जो रिजल्ट आएगा 2⁻x ऊपर से कॉमन ले लो, ये बचेगा 2⁻y - 1। सिमिलरली इनसे 2⁻y कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 - 2⁻x। तो ऐसा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी बन रहा है ना। ठीक है, तो इसको ऊपर लेंगे माइनस पावर हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही होगा। इजी क्वेश्चन है डेरिवेटिव्स का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो है प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, लिमिट निकालनी है आपको n टेंस टू इन्फिनिटी में 1 + sin an की पावर n। ठीक है, तो जो रिजल्ट होता है कि 1 + fx की पावर n वाला, ठीक है, जो सीधा सीधा कितना बच जाएगा, e की पावर fx हो जाएगा, n × fx हो जाएगा, है ना, मैंने बताया था पहले भी, पिछले वीडियो में भी है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा sin a/n, सॉरी से मैं सही तमीज़ से लिख रहा हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी sin a/n की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप, n से कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से अनडिफाइन बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी sin a/n है ना, इस n को 1/n लिख सकते हैं, और जानबूझ के यहाँ पर मैंने a से मल्टीप्लाई करा और ये सब e की पावर में चल रहा है और a से डिवाइड कर दिया। तो n टेंस टू इन्फिनिटी है, इसकी जो वैल्यू है, जो एंगल ऊपर है वही एंगल नीचे है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, आपको पता है। तो कुल मिला के सीधा सीधा आंसर e की पावर a आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही होगा, एक बार देख लेना। ठीक है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73,
ये कह रहा है कि log एक्स वाई ये जो जीपी में, फिर एक्स वाई जेड के बारे में बोल रहा है वो 64 दे रखा है और एक्स वाई जेड क्यूब की वैल्यू एपी में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो देखो ये वाला रिजल्ट जो जीपी में, तो जीपी की कंडीशन क्या होती है, सेकंड वाली टर्म का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल हो जाएगा फर्स्ट वाली टर्म और थर्ड वाली टर्म के प्रोडक्ट के, ठीक है। अब मैंने इस पर बेस चेंजिंग फॉर्म लगा दिया, तो इससे मैं लिख सकता हूँ log x अपॉन log z का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी बेस चेंजिंग फॉर्म लगा दिया log y अपॉन log x, सबका बेस में ई ले आया, इंटू log z अपॉन log y, ठीक है। इसको देखो log y से log y कैंसिल कर देंगे, ये log x की क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर बच जाएगा log x क्यूब, और log z स्क्वायर है ना ये भी ऊपर जाएगा तो log z क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा log x, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, log x इक्वल्स टू log z, मतलब जो रिजल्ट बनेगा वो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, z के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे काम आएगा। तो मैंने जो रिजल्ट बनाया x की वैल्यू z के बराबर नहीं। और एक और चीज़ है एक्स वाई क्यूब z क्यूब जो है AP में है, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब जो है आपका AP में। इसका मतलब जो सेकंड नंबर का जो ट्वाइस होगा फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होगा। अभी मैंने रिजल्ट बनाया था कि एक्स जेड के बराबर है, तो 2y क्यूब एक्स, हम क्या करते हैं जेड के बदले एक्स रख देते हैं, 2x क्यूब हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स आ गया यहाँ से। तो देखो क्या बात बनी, एक्स जेड के बराबर है, y एक्स के बराबर है। तो यहाँ से हमने क्या रिजल्ट बना दिया कि x जो है y के बराबर है और y जो है जेड के बराबर। तो x इक्वल टू है y इक्वल टू है z, तीनों जो रिजल्ट है एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसा कब होता है, देखो दूसरी कंडीशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, वैसे अगर रिजल्ट वैल्यू निकालनी है तो तब पड़ेगी। एक्स वाई जेड के बारे में बोल रहा है किस पे है, तो अगर दोनों चीज़ बराबर होती है एक्स वाई जेड, ठीक है, तो ये एपी और जीपी दोनों में होते हैं। अगर किसी भी सीरीज़ की सारी टर्म्स इक्वल होती है तो एक्स वाई जेड जो होंगे एपी और जीपी दोनों में होंगे। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अच्छा सवाल था ये भी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। ऐसा ही सवाल पिछले साल यूकेपीएससी लेक्चरर में आया था 2020 वाले पेपर में, ठीक है। तो एफ एक्स को आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, जी एक्स को मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो गॉफ एक्स और फॉक पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल है, देखो जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, गॉफ का मतलब ये होता है, फॉक का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे। अब जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसमें एक्स के बदले -5/3 रख देंगे, ठीक है। तो एक्स एफ ऑफ -5/3 कितना आएगा, ये आपका जो रिजल्ट आता है माइनस का 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको अपने लेफ्ट तरफ का इंटीजर देगा, तो जी ऑफ -2 बचेगा। और जी जो है आपका मॉडुलस फंक्शन है, तो जी ऑफ -2 का पॉजिटिव 2 रख देगा। यहाँ पर एफ ऑफ जी एक्स है, तो एफ ऑफ जी एक्स कितना जाएगा आपको, जी एक्स की -5/3 है, तो जी एक्स उसे पॉजिटिव का 5/3 रख कर देगा। अब पॉजिटिव का 5/3 है, इसे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखूँगा तो ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो अपने लेफ्ट तरफ का इंटीजर देगा तो 1 देगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो रिजल्ट 1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। ध्यान रहे ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में फिर से कह रहा हूँ एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड इंटीग्रेशन में, कंटिन्यूटी में, रिलेशन फंक्शन में जो भी क्वेश्चन है ना प्रिपेयर करना आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75। फिर देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। देखो -2 से लेकर x, इसका इंटीग्रेशन तो आंख बंद करके जीरो जीरो कर दो। ऐसा क्यों करा होगा मैंने, क्योंकि ये जो है आपका ऑड फंक्शन है और मैंने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज़ कर दी -a से लेकर a एफ एक्स डी एक्स वाली, ठीक है। अगर ऑड फंक्शन होता तो इंटीग्रेशन का आंसर 0 होता है। अब मुझे सिर्फ इससे मतलब है, माइनस साइन को मैं बाहर रख रहा हूँ, इसको याद रखना है, माइनस साइन छूटना नहीं चाहिए क्योंकि गलती इसी पे होगी, ठीक है। तो जो इंटीजर में तोड़ रहा हूँ -2 से लेकर -1, फिर बचेगा -1 से 0, फिर बचेगा 0 से 1, फिर बचेगा 1 से 2, ठीक है। मैंने इसको ब्रेक कर दिया इंटीग्रेटेड इंटीजर फंक्शन को, तो -2 से लेकर -1 पे ये अपने लेफ़्ट तरफ का इंटीजर देगा, तो मतलब ये -2 dx कर दो, है ना। फिर -1 से 0 अपने लेफ़्ट तरफ का इंटीजर देगा, तो -1 लिख दो, dx कर दो। 0 से 1 पे ये 0 देगा, तो इसका तो कोई औचित्य नहीं है, 0 में इंटीग्रल 0 जाएगा। 1 से 2 पे 1 देगा, ठीक है। अब चुपके से विदाउट मिस्टेक के आप इसका आंसर निकालो। -2 होगा, dx का इंटीग्रेशन x होगा, तो -1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे +2, ये लोअर लिमिट है फ्रेंड्स, नीचे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, +2। फिर प्लस ये -1, 0 से -1 पे माइनस, अब वो होगा -1 बाहर ले लिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो dx का x होगा 0 0 -1 प्लस का 1 हो जाएगा, फिर ये तो 0 ही रहेगा और यहाँ पर ये 2 - 1 बचेगा, ठीक है। माइनस साइन जू का त्यों चल रहा है, ठीक है। ये 2 में से 1 जाएगा, ये बचेगा आपका -2, ठीक है। ये आपका बचेगा -1, ठीक है।
और ये बचेगा आपका प्लस का 1, ठीक है। तो एक -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा और ये -2 बाहर माइनस को नहीं छोड़ना था, तो प्लस का 2 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा सवाल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, तो ये मैंने कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। थोड़ा सा जानबूझ के दिमाग को घुमाने के लिए इसने बनाया वो सामान, और सर पे स्क्वायर दे दिया। तो x टेंडेड टू 0 माइनस करोगे, 0 प्लस करोगे, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा। रहते देन अगर e की पावर -1/x होता तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, कि 0 माइनस में अलग बिहेव करता, फिर 0 प्लस में अलग, ठीक है। लेकिन बहरहाल इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही माना जाएगा। के बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 जो ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसे क्या कहना चाह रहा है। ये आपको दे रखा है लेट M3R बी आ 3x3 की रिंग है। आपको आइडियल दे रखा है इस प्रकार से, एक आई और जे है, ठीक है। आपको बताना है राइट आइडियल है, लेफ्ट आइडियल है, कैसे है, ठीक है। तो आई आपको आइडियल दे रखा है ABC, ठीक है, ABC 0 0 0 0 0 0, ठीक है। हम एक ग्रुप का एलिमेंट ले लेते हैं R, ठीक है। R जो है 3x3 की मैट्रिसेस है, तो 3x3 के मैट्रिसेस का मैं एलिमेंट उठा लेता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ भी आर्बिट्री अपने हिसाब से सोच लिया, 5 6 0, कुछ भी मतलब जो दिमाग में आ रहा है, 3x3 की मैट्रिसेस का सोच लिया, ठीक है। अगर I इंटू आर करके, ठीक है, I इंटू आर करके रिजल्ट जो है एब्जॉर्ब हो गया, मतलब R एब्जॉर्ब हो गया, तो ये लेफ़्ट आइडियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? लेफ़्ट आइडियल, ठीक है। और अगर क्योंकि आई को लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करिए तो ये लेफ़्ट आइडियल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्म का आना चाहिए, ठीक है। ABC 0 0 0 0 0 0 R जो मैंने अपने हिसाब से एक 3x3 की मैट्रिसेस सोच रखी है, 5 6 0 है ये, ठीक है, 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, चलो ABC भी एक रियल नंबर है, ABC को भी कोई नंबर मान लेता हूँ, थोड़ा और आसान पड़ जाएगा। 1 2 3 ये इसी फॉर्म का आना चाहिए, ए वाली फॉर्म का, ठीक है। तो 1 1 जा 1, 2 5 जा 10 और 7 3 जा 21, मतलब एक एलिमेंट आ जाएगा जिसको मैंने स्टार मान लिया, ठीक है। मतलब इस फॉर्म का दिखाना चाह रहा हूँ मैं कि ABC वाली फॉर्म का आ जाए, मतलब नीचे के 2 एलिमेंट 0 आने चाहिए। वैसे इसकी मल्टीप्लाई सेकंड से आएगा तो मतलब एक एलिमेंट आ ही जाएगा, जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो एलिमेंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ से सेकंड रो कंप्लीटली 0, तो 0 रिजल्ट दे देगा, 0 रिजल्ट देगा 0, मतलब जो स्टार है एक नंबर ही होगा ना। तो मतलब इस फॉर्म की आ रहा है, इस फॉर्म से आ रहा है, क्योंकि इसे मैंने लेफ्ट से मल्टीप्लाई करी थी, तो आई जो है लेफ्ट आइडियल पक्का होगा। कैसा आइडियल होगा? लेफ्ट आइडियल, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया है, लेफ़्ट नहीं है, राइट आइडियल होगा, ठीक है। ले ऐसे करके इधर से राइट से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? राइट आइडियल, ठीक है। लेफ़्ट जस्ट इसका उल्टा होता है, मतलब क्या, इसको आप पहले लिख लो 1 2 4, जो मैट्रिसेस है उसको पहले लिख लो और आइडियल के एलिमेंट को बाद में लिखो। तो इसे लेफ़्ट से मल्टीप्लाई इसको कर रहे हैं, ठीक है। इसे एब्जॉर्व कर दिया उसने, ठीक है। एब्जॉर्व मतलब अगर कर देगा तो वो लेफ़्ट आइडियल हो जाएगा, ठीक है। 0 0 0, ठीक है। तो चेक करते हैं, मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे 1 1 जा 1, ठीक है। ये इसी फॉर्म का आना चाहिए, इस वाली फॉर्म का, तब बात बनेगी, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ से क्या आएगा? 1 आएगा, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से कराई, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से कराई, फर्स्ट रो की थर्ड से कराई, 3 आएगा। फिर यहाँ पर जैसे ही मैं एलिमेंट करूँगा तो यहाँ पर भी एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब जहाँ एलिमेंट आ गए तो उसने डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ पर कुछ ना कुछ आया, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस फॉर्म का नहीं बन पाएगा, आइडियल की फॉर्म का, ठीक है। तो ये राइट आइडियल तो है लेकिन लेफ़्ट आइडियल नहीं है, ठीक है, लेफ़्ट आइडियल नहीं है। तो आप ऑप्शन चेक करेंगे, फिर आप उसके बारे में देखेंगे। तो आई जो है राइट आइडियल तो है। अच्छा, फिर जे के बारे में बोल रहा है, लेफ्ट है क्या है, ठीक है। अच्छा ठीक है, लेकिन आई राइट है लेकिन लेफ्ट नहीं। अब जे के बारे में बात करेंगे, जे के लिए भी आप ऐसी मैट्रिक्स बना देंगे, ठीक है। जे जो है इस तरह की मैट्रिक्स है, ठीक है, ABC, यहाँ पर 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0, ठीक है। अब मैं इसको चेक करूँगा, ये क्या है? राइट आइडियल है, ठीक है। राइट आइडियल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक 3x3 की मैट्रिक्स अज्यूम कर लेता हूँ मैं, कुछ भी जो मेरे दिमाग में आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यही ले ली मैंने, ठीक है। जैसे ही मैं इसकी मल्टीप्लाई कराऊँगा, ए की फर्स्ट रो से कराऊँगा तो ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब ठीक है। फिर फर्स्ट सेकंड रो से कराऊँगा 2A आ जाएगा, फिर ये 3A आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस फॉर्म का तो नहीं आ रहा है, आइडियल वाली फॉर्म का, मतलब इसकी इस फॉर्म का आना चाहिए। तो इसका मतलब ये लेफ्ट आइडियल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट आ गया ना, ठीक है। तो लेफ्ट नहीं, आप राइट आइडियल चेक करने के लिए क्या करेंगे इसे, ठीक है, सॉरी राइट नहीं है क्योंकि राइट से मल्टीप्लाई करी, ठीक है। तो राइट आइडियल नहीं है, ठीक है। तो जे राइट आइडियल नहीं है, जे इज़ नॉट राइट आइडियल। अब चेक करेंगे लेफ्ट आइडियल नहीं है तो लेफ्ट आइडियल के लिए इसका जस्ट उल्टा कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी इस फॉर्म का आना चाहिए,
ABC 0 0 0 0 0, ठीक है। इसी फॉर्म का आना चाहिए, मतलब ये एलिमेंट ऑब्जर्व होना चाहिए ग्रुप वाला, ठीक है। तो इसकी जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आप इजीली चेक करोगे 1 प्लस A प्लस 2B+3C आ जाएगा, मतलब उसको एक एलिमेंट मान लिया मैंने, स्टार बोल दिया, ठीक है। फिर इसकी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से कराओगे, देखो 0 आ गया, ये इस फॉर्म का आ रहा है, ठीक है, 0 आ गया। सिमिलरली B से बात करेंगे तो B भी सेकंड रो की इससे करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो एक स्टार एलिमेंट आएगा। फिर क्योंकि सेकंड कॉलम पूरा ही 0 तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो सिर्फ थर्ड के साथ भी यही जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो है आपका लेफ़्ट आइडियल है, तो जे जो होगा आपका लेफ़्ट आइडियल है, क्योंकि यहाँ से मैट्रिक्स, क्योंकि ये लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करी थी इसकी, ठीक है, इसकी, और यहाँ पर ये इसकी यहाँ से राइट की थी, तो आपका जो रिजल्ट आएगा आई जो है राइट आइडियल होगा और जे जो होगा लेफ़्ट आइडियल। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ये देखो रोलिस थ्योरम का एक बहुत पैट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम बहुत सा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। तो आपको ये कह रहा है कि इस पर रोलिस थ्योरम लग रही है, ठीक है, हैज़ एटलीस्ट 1 रूल्स बिटवीन 0 and 1, ठीक है। एटलीस्ट रूल यूज द रोलिस थ्योरम, द इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट, इस इक्वेशन का एटलीस्ट 1 रूट है। इसका कहने का मतलब ये है कि f' आपको दे रखा है 0 के बराबर, है ना, क्योंकि एक रूट 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है, ये तो कहना चाहता है, ठीक है। एटलीस्ट 1 रूट इसका लाई कर रहा है, ठीक है। रोलिस थ्योरम लग रही है, f' आपको दे रखा है, तो हम f(x) क्या निकाल सकते हैं इजीली इसका इंटीग्रल करके, ठीक है। तो बस f(x) निकालना है, इसके लिए इंपॉर्टेंट था कि जिसको f(x) निकालना आता है वो सवाल इसके याद कर देगा, ठीक है। x की इंटीग्रेशन कर देंगे, x की पावर n+1 a1 x की पावर n अपन n बचेगा, सिमिलरली ये an(x) बचेगा और प्लस c आ जाएगा, जिसे हम इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब एटलीस्ट 1 रूट जो है इसका 0 और 1 के बीच लाई कर रहा है f(x) का, इसका मतलब f0 की वैल्यू किसके बराबर होगी, f1 के बराबर होगी, ठीक है। तो f0 रोलिस थ्योरम की थर्ड स्टेटमेंट रख दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब f0 कितना, x के बदले 0 रखेंगे तो c आ जाएगा, f1 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा a0 अपॉन n+1 प्लस a1 अपॉन n प्लस डॉट 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 an प्लस सी से सी कैंसिल कट हो जाएगा, और यहाँ से जो आपका रिजल्ट है 0 अपॉन n+1 प्लस a1 अपॉन n प्लस डॉट 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 an जो है 0 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 79, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप हैज़ ऑर्डर 100 ऑफ अ ग्रुप हैज़ ऑर्डर 100, ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर आपको 100 दे रखा है, नहीं, एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 100 है, देन द ऑर्डर ऑफ ए की पावर 65, ए की पावर 65 दे रखा है, तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 65 क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 65 क्या करेंगे, अब ऑर्डर ऑफ ए आएगा 100 है, अपॉन एलसीएम लेंगे, सॉरी एलसीएम नहीं जीसीडी लेते हैं, ठीक है। जीसीडी लेंगे आप किसका, 65 और 100 का, ठीक है। तो 100 और जीसीडी 65 का जो जीसीडी आएगा वो कितना आएगा, वो 5 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 65 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बता रखा है मैंने, ठीक है, वीडियो में देख लेना, जिसने देखा नहीं अलजेब्रा का, काफ़ी अच्छे वीडियो बनाए थे उसके मैंने, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है। ये आपको साइन π/18 माइनस साइन 4π/9, साइन 4π/9 और साइन π/18 आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको स्मॉलेस्ट ए टू द पावर n ढूंढना है, जिसको करके आइडेंटिटी रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रखना कि आपने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ी है, वो इस तरह की होती है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो साइन π/18 का मतलब क्या है, साइन π/18 का मतलब है 180 को आप 18 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा, इसका कहने का मतलब ये साइन 10 है, ठीक है। तो साइन 10 है, और साइन 4π/9 का 4π/9 का मतलब क्या है, पाई के बदले 180 डालोगे, 180/9 80 है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, कॉस π/8 को हम क्या, साइन π/18 को हम कॉस 4π/9 लिख सकते हैं, माइनस साइन 4π/9। अब ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि रोटेशनल मैट्रिसेस का एक पार्ट होता है, ठीक है। ये आपको मैंने अपनी मेरी पॉलिटेक्निक लेक्चर मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ है ना, उस पर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ज़्यादा मैंने कराया नहीं है, क्योंकि पेपर उसका कैंसिल हो गया था, ठीक है। और अभी तक पॉलिटेक्निक लेक्चर होने की कोई बात भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसकी सीरीज़ में आप देखना, ये मैंने आपको रोटेशनल मैट्रिसेस का कंसेप्ट बताया था, ठीक है। तो क्या होता है रोटेशनल मैट्रिक्स, ये ऑर्थोगोनल जो है रोटेशनल मैट्रिसेस का एक टाइप होता है, मतलब आप जिसकी जितनी पावर करेंगे ना वो एंगल में आ जाएगा, इसमें डी मॉर्विय रूल समझ ले वही है, ठीक है।
तो ये आपको कह रहा है कि n की वैल्यू क्या हो जाए कि जो रिज़ल्ट है आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। ठीक है, तो देखो n के बदले अगर मैं 9 रख दूँ, ठीक है, n के बदले क्या रख दूँ 9, तो 3 पे तो बात बनेगी नहीं, 3 4 पाई बाय 3 होगा, 1 नहीं आएगा, आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, 3 से बात बन नहीं रही, स्मॉलेस्ट होना चाहिए वो भी। n के बदले मैं जैसे ही 9 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा, जितनी हम पावर करते हैं ना वो एंगल में आ जाएगी। अगर मैं इसकी n पावर a की पावर 9 करूँगा ना तो 9 पावर इसके एंगल में आ जाएगी, तो cos 4 पाई 9 इंटू 9 हो जाएगा, ये माइनस का साइन 4 पाई बाय 9 इंटू 9 हो जाएगा। ठीक है, साइन 4 पाई 9 इंटू, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, और साइन सॉरी ये कॉस होगा। ठीक है, ये कॉस हो जाएगा क्योंकि पाई बाई 18 को मैंने कॉस में बदल दिया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना इसका, ये कॉस 4 पाई बाय 9 इंटू 9 हो जाएगा, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बचेगा कॉस 4 पाई माइनस का साइन 4 पाई, ये सवाल बहुत अच्छा, साइन 4 पाई कॉस 4 पाई, तो कॉस इवन पाई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है, ये आपका 1 बचेगा, ये 0 बचेगा, साइन 4 पाई साइन n पाई 0 होता है, और ये आपका 1 बचेगा। तो आइडेंटिटी आ गई आपकी। ठीक है, तो ये कितनी पावर करके आइडेंटिटी आई 9 पावर करके। तो ये क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर बी होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं रोटेशनल मैट्रिक्स, इसके जितनी इसकी पावर होती है वो एंगल में आ जाती है इसके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आर आपको रिलेशन दे रखा है, सेट ऑफ तो डोमेन ऑफ आर निकालना है। ठीक है, तो आपको 2y की जो वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 18 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, और y इज इक्वल्स टू 8 माइनस, सॉरी 18 नहीं 8 है वो, 8 माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू वो रखनी है जिससे क्या रिजल्ट आए, इंटीजर रिजल्ट आए। ठीक है, नेचुरल नंबर रिजल्ट है, तो 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन 2 रखेंगे तो 8 माइनस 2 6 3 रिजल्ट आ जाएगा, y भी नेचुरल नंबर आएगा। तो डोमेन का जो पहला एलिमेंट आएगा वो 2 आएगा, 1 आ नहीं सकता है, तो पहले 3 ऑप्शन वैसे ही हट गए। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, 4 डालोगे तो भी नेचुरल नंबर आएगा, 6 डालोगे तो भी नेचुरल नंबर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, मॉड ऑफ x प्लस 3 की जो वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, फिर आपको x पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, मॉडलस जब भी खुलता है प्लस माइनस खुलता है ना, तो x प्लस 3 की एक वैल्यू 10 के बराबर 10 से बड़ी होगी, और माइनस x प्लस 3 की वैल्यू भी ग्रेटर देन 10 होगी। ठीक है, 10 लिखा है, तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से क्या आएगी ग्रेटर देन 7 आएगी, पहली स्टेटमेंट ये बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ से माइनस की जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी, माइनस 10 हो जाएगा, और x की जो वैल्यू हो जाएगी लेस देन क्या हो जाएगी माइनस 13 हो जाएगी। तो जो आपको रीज़न बनेगा वो बनेगा माइनस 13, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 13, कायदे से ये क्लोज होना चाहिए। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 13 ये क्लोज होगा। ठीक है, और फिर ये यूनियन जाएगा 7 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस शर्त ये होनी चाहिए वो क्लोज होना चाहिए था। ठीक है, वरना नन भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने सी को क्लोज करके आंसर मार दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 ये कह रहा है 3 पॉजिटिव इंटीजर ए बी सी जी पी में, तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी आर इन। तो अगर ए बी सी 3 नंबर जी पी में होते हैं तो उन्हें अगर लॉग में डाल देंगे तो रिजल्ट जो जाता है वो ए पी में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मैं आपको बताया तो मैंने 3 नंबर ले लिए 2 4 8 जो ए पी में है, तो लॉग 2 लॉग 4 यहाँ पर आ जाएगा आपका log 4, और ये आपका आ जाएगा log 8, ये जो है AP में हो जाएगा, क्योंकि log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर मतलब 2 log 2, और ये 3 log 2, तो ये जो रिजल्ट आ जाएगा आपका AP में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा हाउ मैनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 50 आर डिविजिबल बाय एटलीस्ट 1 ऑफ 3 5 7। 1 से लेकर 50 तक कितने नंबर होंगे जो कम से कम 3 5 और 7 से डिविजिबल हो। इसके लिए हम करेंगे कुछ, एटलीस्ट बोल रहा था तो n 3 यूनियन 5 यूनियन 7 निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, आप 1 से लेकर 50 के टोटल नंबर को अगर जो 3 से डिविजिबल होंगे आप 3 से डिवाइड करेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रख देंगे। सिमिलरली 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रख देंगे, फिर 50 को 7 से डिवाइड करेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर से रख देंगे, फिर माइनस 50 को, ठीक है, आप क्या करेंगे 3 और 5 का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम 15 आएगा, 15 से डिवाइड कर देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, फिर प्लस यहाँ से 50 को 5 और 7 का एलसीएम माइनस आएगा, 5 और 7 का एलसीएम 35, और फिर ये माइनस आएगा 3 और 7 का एलसीएम 21। ठीक है, यूनियन वाला फॉर्मूला सेट 3 वाला लगा दिया इस पर। ठीक है, और फिर प्लस आ जाएगा 15, 3 इंटू 5 इंटू 7 का एलसीएम 3
5 और 7 का एलसीएम 7 7 से 21 105 आएगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर डाल दिया ऐसे। ठीक है, तो या आप 3 को 50 से डिवाइड करेंगे, 3 15 जा 16 जा, यहाँ पे 60 पॉइंट समथिंग आएगा, एक इंटीजर लेना 16 आ जाएगा। यहाँ से सीधे 10 आ जाएगा, यहाँ से 7 पॉइंट समथिंग मतलब 7 आ जाएगा, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 5 3 जा 45 होता है। यहाँ पर 35 1 जा 35, 1 पॉइंट समथिंग आएगा मतलब -1 बचेगा। और ये 21 2 जा 42 होता है तो माइनस का 2 और ये 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 26 27 और ये 16 26 सॉरी 26, ये 33 बचेगा और माइनस का 6 बचेगा। तो कुल मिला के जो रिज़ल्ट आएगा ये 27 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है नन ऑफ दिस जो होगा इसका आंसर होगा। सारे आंसर इसने बड़े दे रखे हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर हमेशा कैसा बनता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है। और इसकी हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक्स की इवन पावर हमेशा सिमेट्रिक बनती है और ऑड पावर हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यूलर टोसेंट फंक्शन, यूलर 5 क्वेश्चन मतलब 592 आपको करना है। तो 592 क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 23 इंटू 2 इंटू 2 बचेगा। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, 5 इंटू 23 इंटू 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 2 का स्क्वायर, प्राइम का स्क्वायर में तोड़ दिया। 523 की वैल्यू 22 खुलेगी, 5 2 का स्क्वायर खुलेगा 2 की पावर 2 माइनस 2 है ना। ये यूलर 5 फंक्शन भी आपको आता होगा सॉल्व करना। तो 22 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 44 जो होगा आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। ठीक है, 87 में आपको मल्टीप्लाई करनी है 1 2 3 की और 5 6 4 1 की। ठीक है, तो यहाँ से राइट से शुरू करते हैं हमेशा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऐसे में करते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 5 से मैप है और यहाँ पर 5 है नहीं तो 5 5 से मैप, तो 1 5 से मैप होगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, सी है नहीं, बी में 1 है नहीं, डी में है नहीं। तो देखो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, एक ही स्टेप में आपका काम बन गया। बाकी आपको मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखाई रखी है। फिर यहाँ से 2 से स्टार्ट करके आप आगे बढ़ेंगे तो करने की जरूरत ही नहीं है। 1 5 से हमारा काम बन गया। तो 87 का जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है। ये कह रहा है इफ एक्स इज अ रियल नंबर देन मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको इसकी। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट यूज़ करेंगे। इसका डेरिवेटिव कर दिया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 2x माइनस 8 प्लस 7 का डेरिवेटिव का 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई, क्योंकि a की वैल्यू आई तो मिनिमम वैल्यू आएगी। x के बदले आप क्या रिजल्ट रख देंगे, इसका 4 रख देंगे। तो ऐसे 4 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस 17 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 32 प्लस 17, तो मिनिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो मिस मत करना, इजी होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, 2x माइनस 2x प्लस 15 को राइट हैंड साइड ले जा लीजिए, माइनस का 33 माइनस का 15 हो जाएगा। तो माइनस 2x लेस देन माइनस 28, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आई 14 से बड़ी आएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 14 से बड़ी आएगी तो x जो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आएगा, क्योंकि उसमें ओपन इंटरवल है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी मैंने आपके आज क्वेश्चंस डाले हैं ना, ये 100 150 क्वेश्चन जितने भी मैं डालूंगा ना, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 द सॉल्यूशन सेट निकालना है इनइक्वालिटी का, लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी। ये 9x माइनस 2 इज़ ग्रेटर दैन 5 5 से 25, 2 माइनस एक्स हो जाएगा। 9 के अंदर मल्टीप्लाई करा दी, 9x माइनस 18 हो जाएगा ग्रेटर दैन 25 टू ज़ा 50 माइनस का 25x हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इस 25 को राइट हैंड साइड ले जाते लेते हैं। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, यहाँ से 34x, ये ग्रेटर देन हो जाएगा 68 के। तो x क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो 2 पे क्लोज्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 है। आपको सॉल्यूशन सेट निकाला है इनइक्वालिटी का। ठीक है, तो ये देखो आप मॉडल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एक बार रिजल्ट पॉजिटिव यूज़ कर लेते हैं, 2 ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन आ जाएगा आपका x प्लस 4। सेकेंड केस पे इसको नेगेटिव यूज़ कर लेंगे, मॉडल्स जैसे ही खुलेगा तो प्लस माइनस खुलता है, आपको पता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 ग्रेटर देन x प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से 2x में से x जाएगा, x बचेगा, और ये यहाँ से आपका जो बचेगा रिजल्ट, इसके बाद ये आपका बचेगा x प्लस 4। तो यहाँ से जो रिज़ल्ट बनेगा ये आपका
एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 बच जाएगा, ठीक है। 2x में से x जाएगा, सेकंड ये माइनस के अंदर जाएगा तो ये माइनस का 2x और ये माइनस का 2 ग्रेटर देन x प्लस 4 बचेगा। ये x इधर जाएगा तो माइनस का 2x माइनस का x और ग्रेटर देन 6 हो जाएगा, तो ये माइनस 3x ग्रेटर देन 6 आएगा, तो माइनस से 3 से डिवाइड कर देंगे तो इनइक्वालिटी जो हो जाएगी रिवर्स हो जाएगी, तो x जो आएगा लेस देन 2 आएगा, ठीक है। तो x जो आएगा आपका लेस देन 2 नहीं माइनस का 2 आएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो जो इंटरवल बनेगा आपका माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी है। सिंपल सवाल है, ऐसा सवाल पेपर में बिल्कुल गलत मत करना, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा था इनइक्वालिटी, आपको इनइक्वालिटी बोल रहा है कि कौन सी एग्जिस्ट करेगी इसमें, ठीक है। एक्स की वैल्यू कहाँ और कहाँ की बिचलाई करेगी, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ये x³ प्लस 17x है, इसको राइट हैंड साइड डालेंगे -7x² प्लस 11, ये हो जाएगा आपका लेस देन 0, सॉरी -11 होगा ये, और ये रिज़ल्ट आपका लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो x = 1 जो है इसका फैक्टर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 डाल के रिजल्ट जो आ रहा है 0 आ रहा है। 1 + 17 और 18 - 18, ठीक है। तो x - 1 से आप इक्वेशन को डिवाइड करेंगे क्योंकि x = 1 इसका फैक्टर है, तो फैक्टराइजेशन कर देते हैं इसका, ठीक है। प्लस ये माइनस का 7x² प्लस 17x - 11, ठीक है। तो x से करेंगे तो x² से करेंगे तो क्या जाएगा, x³ माइनस का x² माइनस प्लस सॉल्व करके माइनस का 6x² प्लस का 17x बचेगा, -6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x² प्लस का 6x, तो माइनस करेंगे ये माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 11x - 11, और ये प्लस के 1 से करेंगे तो ये रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। तो अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसकी x² - 6x प्लस 1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² से यहाँ पे 11 आ जाएगा, गलती से 11 नहीं आया, ठीक है। तो अब अगर हम इसका डिस्क्रीमेंट देखेंगे x² - 6x प्लस 11 का, तो b² - 4ac की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ रही है, ठीक है। अगर b² - ac की 4ac की वैल्यू 0 आ रही है तो इसको जो फैक्टर बनेंगे x - 1 x² - 6x प्लस 11, जी आपको लेस देन 0 चाहिए, तो ये जो रिजल्ट है वो हमेशा ही पॉजिटिव है आएगा, x की आप कोई सी भी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब x - 1 जो है लेस देन 0, तो x की वैल्यू जो है लेस देन 1 आएगा आंसर, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है लेस देन 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। -इन्फिनिटी से लेकर 1 का जो इंटरवल है वो आपका आंसर बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। ये आपका होगा 1/4 2 - x ग्रेटर देन 1/3 4 - x प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या करा, एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखना है एक्स इज़ ग्रेटर देन कौन सा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 × 2 = 6 2 4 = 8 -2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 6 2 - x ग्रेटर देन 4 5 8 प्लस 3 11 -2x, ठीक है। तो 6 × 12 - 6x ग्रेटर देन 44 - 8x, ठीक है। तो इस 8x को यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8x - 6x ग्रेटर देन 44 - 12, ठीक है। तो ये आपका बचेगा 2x और ये आपका रिजल्ट बचेगा 44 में से ये जाएगा आपका 32, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन 16, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो इनइक्वालिटी के काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। ये कह रहा है जीपी इज़ अ कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म, जीपी जो है पॉजिटिव टर्म है, ईच टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म, जो हर जो टर्म्स है वो अगली 2 टर्म्स के सम के बराबर है। मतलब फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू आएगी AR प्लस AR² के बराबर होगी, तो आपको कॉमन रेशियो निकालना है, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ए कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से R² प्लस R - 1 = 0 हो जाएगा। इसके फैक्टर तो होंगे नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो R = -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4/2 a हो जाएगा। तो R = -1 प्लस माइनस √5/2 आ जाएगा। तो R की एक वैल्यू -1 प्लस √5/2 होगी और दूसरी वैल्यू -1 माइनस √5/2 होगी, ठीक है। सवाल काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो अब ये रिजल्ट जो है sin 18 cos 18 की बात कर रहा है, तो sin 18 की जो वैल्यू होती है √5 - 1/4 के बराबर होती है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर r को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो -1 प्लस √5/4 हो जाएगा। तो इस रिजल्ट के बदले 18 आ जाएगा, तो r की जो वैल्यू आ जाएगी 2 sin 18 आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है।
तो ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कर रखा है जीपी में, ठीक है। तो साइन 18 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्थमेटिक है, जीएम का एक सवाल पेपर में बन जाएगा, ठीक है। कह रहा टू पॉजिटिव नंबर हुज डिफरेंस इज 12 और अर्थमेटिक मीन जो एग्जिस्ट करता है ज्योमेट्रिक मीन से बाय 12, मतलब जो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज़्यादा है, ठीक है। सिंपल सवाल है, जैसे हिट एंड ट्रायल से करेंगे, देखेंगे दो नंबर का डिफरेंस कितना आना चाहिए 12, तो ऐसा तो हर एक ऑप्शन का 12 आ रहा है, लेकिन आप अर्थमेटिक मीन के जो रिजल्ट है वो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी होता है ना। पहले आप वो ऑप्शन पकड़ लो जिसका परफेक्ट स्क्वायर आप बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा तो इनमें से मुझे तीसरा चौथा ही ऑप्शन दिख रहा है कि 16 4 क्या होता है 64, ठीक है। तो इसी को चेक करते हैं, अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा इसका 16 + 4 20/2, तो ये 10 आ जाएगा, और ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा 16 4 जा 64, 64 का 8 + 2, देखो ये सेटिस्फाई कर गया, तो बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं। ऐसे सवाल आप जब भी एग्जाम में आए ना तो आप हिट एंड ट्रायल से ही करना, ऑप्शन से ही सॉल्व करना है इस तरह के क्वेश्चन। 99% जो केस में ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर cos स्क्वायर एक्स की, ठीक है। तो आपको रिजल्ट पता होगा कि अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू होती है हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ी होती है। दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन मतलब आप इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स बाय 2, जो हमेशा ग्रेटर देन होगा रूट ए बी के, मतलब ज्योमेट्रिक मीन के, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा 4 sin स्क्वायर एक्स, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस cos स्क्वायर एक्स, एक्स अपॉन में आ जाएगा, नीचे आएगा सॉरी, तो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस ये पावर में होगा 4 cos स्क्वायर एक्स जो होगा आपका, ये 2 राइट हैंड साइड ले गया तो ग्रेटर देन 2 होगा, तो 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर, नहीं सॉरी ये 4 जो है रूट से बाहर आएगा, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा ना, तो 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 बचेगा, तो इसकी जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 4 आएगी, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा सवाल था ये पेपर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, ये इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत एग्जामों में मैंने देखा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ट्रू फाइनाइट सेट है हैविंग एम एंड एन एलिमेंट, दो फाइनाइट सेट है उस पर एम और एन एलिमेंट है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकंड सेट बाय 56, ठीक है। ए के पास एम एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट एम होगा, बी के पास एन एलिमेंट है तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट एन होगा। ये कह रहा है द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट, जो पहले वाले के सबसेट है वो नंबर ऑफ सेकेंड का सबसेट से कितने ज़्यादा है 56 ज़्यादा है, तो अब आपको एम और एन की वैल्यू ऐसे सेट करनी है जो इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो मैंने एम को ना 4 सेट कर दिया, 4 नहीं 5 6 सेट कर दिया, 6 सेट कर दिया, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64, तो एन को मैंने सेट कर दिया 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 + 56, तो इनइक्वलिटी होल्ड हो गई, तो यहाँ से एम की वैल्यू 6 आ गई, एन की वैल्यू 3 आ गई। ये सवाल बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है, एग्जाम में आता है ये बहुत एग्जाम में देख लिया मैंने, इस प्रॉपर्टी से सवाल आ रहा है, ठीक है। एनडीए लेक्चरर बहुत एग्जामों में डे ट्रिपल एस बी के पेपर में भी था ये सवाल, ठीक है। तो एम का स्क्वायर मतलब 3 की 6 का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर आपका कितना जाएगा 36, 3 का स्क्वायर 9 जाएगा, तो ये 45 आएगा आंसर, तो नन ऑफ दिस जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 98, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, एफ डैश π/3। ये सवाल बहुत अच्छा है, मैंने आपकी इसकी ट्रिक बता रखी है कि जब भी यहाँ पर मॉडलस होगा ना आप π/3 को यहाँ पुट करो, ठीक है, π/3 को डाल के रिजल्ट चेक करो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि π/3 में जो होता है साइन एक्स जो होता है ग्रेटर देन होता है कॉस एक्स, क्योंकि π/4 के बाद साइन एक्स जो है कॉस एक्स से बड़ा जाता है, तो ये पहले से ही नेगेटिव हो जाएगा, तो एफ एक्स जो आएगा आपको इस पर माइनस ले लेना है, ठीक है, इसके लिए डेरिवेटिव करने के लिए। अब कुछ नहीं, आप इसका डेरिवेटिव करो और चुपके से एक्स की वैल्यू डाल दो, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स के बदले π/3 डालेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये जाएगा माइनस का साइन π/3 और ये माइनस का कॉस π/3। तो आपको पता है कि साइन π/3 मतलब कितना होता है साइन 60 होता है, साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2 और कॉस 60 की वैल्यू आती है 1/2, एलसीएम ले लेंगे तो √3/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, तो 2 एलसीएम ले लेंगे तो √3 + 1/2, ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर बता दूंगा, जब ये मॉडलस आता है ना जिस वैल्यू में पूछता है, क्योंकि आपको पता है मॉडलस जो होता है प्लस माइनस खुलता है, ठीक है, लेकिन इसकी ट्रिक्स यही है कि आप इस वैल्यू को ना यहाँ पर रख दीजिए, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता तो सिर्फ मैं यहाँ पर पॉजिटिव यूज़ करके डेरिवेटिव कर देता, क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव आया, क्योंकि π/3 में साइन एक्स बड़ा होता है कॉस एक्स से, ठीक है, इसलिए रिजल्ट नेगेटिव आ गया, इसलिए बाहर नेगेटिव लगाना बहुत जरूरी है, इसका डेरिवेटिव कर दो और सिंपल वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, ये आपका टाइम बचाता है, ठीक है, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 99, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना है आपको, एफ एक्स इक्वल्स टू आपको दे रखा है
टू की पावर एक्स माइनस 5 की पावर एक्स, ठीक है। तो डोमेन के लिए इसका जो रिजल्ट आएगा ये हमेशा स्ट्रिक्टली किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 की पावर एक्स ग्रेटर देन 5 की पावर एक्स है, तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा 2 की पावर एक्स 2/5 की पावर एक्स जो है ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 2/5 की पावर एक्स की जो 2/5 है इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। 2 की पावर 5 का 0, किसी की पावर 0, तो कंपेयर करेंगे तो x जो है ग्रेटर देन 0 नहीं लेस देन 0 आएगा, क्योंकि देखो नीचे जो रिजल्ट है ना वो क्या है 1 से छोटा है, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो रिजल्ट आएगा वो x जो है लेस देन 0 आएगा, क्योंकि 0 से छोटा है, ठीक है। इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो ए जो होगा उसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, ठीक है। ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में पूछ रहा है, गलती से गलत टाइप हो गया होगा, ठीक है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह की मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपको मैंने रिजल्ट बता रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, तो 0 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से कराएंगे तो नल मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना। तो जो रिजल्ट आएगा वो नल मैट्रिक्स आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 100 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आज मैंने आपको फिर से कराए। 50 क्वेश्चन पेपर्स है, पेपर जो है मॉक टेस्ट फर्स्ट के मैंने 100 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा और उसमें आपके 101 से 150 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस ना यूकेपीएससी लेक्चरर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी ना किसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको आप ढंग से प्रिपेयर करें, और जो मैं ट्रिक्स बताता हूँ उसको नोट जरूर करें और रिवाइज करें उस तरह के क्वेश्चन। ट्रिक जल्दी से याद नहीं होती, जब तक आप उसी एक ट्रिक से रिलेटेड कम से कम 10 से 15 या 15 से 20 सवाल नहीं करेंगे ना, तो एक बार एग्जाम में भूल जाएंगे, तो ये मेरी इतनी जो मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है वो वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए आप ट्रिक्स का यूज़ करना चाह रहे हैं तो उससे प्रैक्टिस ज़्यादा करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं जो प्रवक्ता की तैयारी कर रहा है गणित में, ठीक है। तो थैंक यू।